मोदी जी की कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से शहर वाडनगर से 17 सितंबर 1950 को, एक सिंपल हिंदू परिवार से। लेकिन आज जब मोदी जी स्टेज पर खड़े होते हैं तो एक डायलॉग आता है, ये देश ही मेरा परिवार है। मेरे लिए मेरा देश ही मेरा परिवार है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने असली परिवार का क्या? मोदी जी के 4 भाई और 1 बहन है, पूरी फैमिली है, लेकिन कभी किसी स्पीच में, कैंपेन में इनका जिक्र नहीं किया। सिर्फ ये इमेज बनाई गई, एक अकेला फकीर झोला लेके चल पड़ा। लेकिन असल में एक पूरा परिवार सिस्टम हमेशा था, और उस सिस्टम की एक इंपॉर्टेंट कड़ी थी आरएसएस। मोदी जी की पूरी पॉलिटिकल जर्नी उसी रास्ते से निकली है। आजकल जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों की जर्नी आरएसएस से ही शुरू होती है। मोदी जी सिर्फ 8 साल के थे जब उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया। वहीं से उन्होंने डिसिप्लिन, भाषण देना और एक पार्टिकुलर सोच शुरू हुई, और इसीलिए प्रेजेंट में समय समय पर नफरत भरे भाषण सुनने को मिल जाते हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। फिर आरएसएस में फुल ट्रेनिंग मिलने के बाद 1985 में आरएसएस ने उन्हें बीजेपी में भेज दिया। 13 साल के अंदर ही मोदी जी 1998 में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बन चुके थे। सोचो जरा, 8 साल की उम्र से ट्रेनिंग और जवानी में सीधा नेशनल पॉलिटिक्स का एंट्री पास। कहानी जिसे लोग इंस्पिरेशन बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्टेड राइज भी थी। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब ये स्क्रिप्टेड राइज सीधा गुजरात की कुर्सी तक ले गया। 2001 में गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल पर भारी पब्लिक प्रेशर था। अर्थक्वेक के बाद उनकी सरकार पर भारी क्वेश्चंस उठने लगे थे, और आखिरकार उन्होंने रिजाइनेशन दे दिया। तब 7 अक्टूबर 2001 को बीजेपी एक नया चेहरा सामने लेकर आई, नरेंद्र मोदी। मोदी जी को बिना किसी चुनाव के सीधा गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तब तक उन्होंने एमएलए सीट भी नहीं जीती थी। 3 महीने बाद ही उन्होंने राजकोट वेस्ट से इलेक्शन जीता, और तब ऑफिशियली गुजरात विधानसभा के मेंबर बने। लेकिन सीएम बनने के सिर्फ कुछ महीने बाद ही 2002 में गुजरात में दंगे भड़क गए, और इन दंगों में हजारों लोगों की जान चली गई, जिसमें से ज्यादातर मुस्लिम लोग थे। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। मोदी जी पर सीएम होते हुए भी दंगे कंट्रोल ना करने का इल्जाम लगाया गया। उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक क्रिटिसाइज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई गई। ये इन्वेस्टिगेशन 2012 तक चला, और अंत में एसआईटी ने कहा कि मोदी जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन इसी दौरान एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, जिसमें बजरंग दल के लीडर बाबू बजरंगी, वीएचपी के रमेश देव और बीजेपी एमएलए हरेश भट्ट दिखाई दिए। ये लोग खुद मान रहे थे कि उन्होंने दंगों के दौरान कितने लोगों को मारा। किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से हो, कुछ मारो, काटो, जलाना। कुछ तो बताइए नरेंद्र भाई, क्या उनका क्या उनका फेवरेबल, लेकिन हम ये स्टेटमेंट हम नहीं कर सकते। जो उन्होंने किया है ना, वो शायद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। और कैसे वो अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहे थे, और साथ में ही मोदी जी का नाम लेकर कह रहे थे कि हमारे बचाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। ये क्लिप्स देखकर एक बार पूरा देश चौंक गया। लेकिन तब तक पॉलिटिकल नैरेटिव बदल चुका था। जब सबूत अदालतों में प्रूव नहीं हो पाए, तो जनता के एक बड़े हिस्से ने सवालों को पीछे छोड़ दिया, और मोदी जी का ग्राफ चलते चढ़ते गया। 12 साल गुजरात के सीएम रहने के बाद नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 6:13 पर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। देश ने एक नए युग में कदम रखा था, और अब सितंबर 2025 में मोदी जी 75 साल के होने जा रहे हैं। अब 2014 से लेकर आज तक के सफर को देखते, क्या सच में देश बदला, या फिर जुमले और हेडलाइंस बदलते रहे? 8 नवंबर 2016 प्रधानमंत्री मोदी ने रात को अनाउंस किया कि 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. इसके बाद नए नोट आए 500 और 2000 के। मोदी जी ने इस फैसले को काला धन के खिलाफ कदम बताया, लेकिन बाद में वही 2000 का नोट 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया। वजह बताई, डेली लाइफ में इसका यूज मुश्किल था। लेकिन जरा सोचो, एक आम आदमी, गरीब आदमी ने वो नोट कितनी बार देखा होगा?
सवाल उठता है, जून 2020 में गलवान घाटी में इंडिया और चाइना के बीच वायलेंट क्लैश हुआ। इसमें 20 इंडियन सोल्जर शहीद हुए, लेकिन क्लैश के कुछ दिन बाद ही मोदी जी ने कहा कि हमारी सीमा में कोई घुसा ही नहीं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। पर बाद में सैटेलाइट्स इमेज, ग्लोबल एजेंसीज और न्यूज रिपोर्ट्स ने दिखाया कि चाइना ने LAC के अंदर कई जगह कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू किया। तो फिर सवाल उठा, अगर कोई घुसा ही नहीं तो 20 जवान कैसे शहीद हुए? चाइना बॉर्डर पर घुस गया और देश के नेता टीवी पर बोल रहे हैं कोई घुसा ही नहीं। रियलिटी ये है, आज चाइना ड्रोन्स, लेजर वेपन्स, साइबर वारफेयर में हमसे 10 कदम आगे है और हम मंदिर मस्जिद के इशू में इतने बिजी हैं कि अपना इंडिजिनस फाइटर जेट बनाने में 75 साल लग गए। टैलेंट है लेकिन फोकस नहीं है। और नेता क्या कर रहे हैं? राम मंदिर का इनॉग्रेशन लाइव कर रहे हैं। बॉर्डर पर असली जंग चल रही है और यहाँ TRP के लिए धर्मयुद्ध का नाटक चल रहा है। एवरीथिंग इज फाइन, सब चंगासी। चलो मान लेते हैं मोदी जी की बात कि सब चंगासी, पर असली सवाल ये है, इतने चंगासी देश में इतने धमाके क्यों हो रहे हैं? कितने आतंकवादी हमले हुए? सबका डेटा इस लिस्ट में मिल जाता है। चलो अब लोगों को ये भी समझ में आने लगा कि बदलाव सिर्फ हेडलाइंस में था, ग्राउंड लेवल पर नहीं। और अगर थोड़ा और ध्यान से देखें तो उन प्रोमिसेस का भी सच सामने आ जाएगा जो मोदी जी ने बार बार बोलकर वोट मांगे थे। काला धन जो कि देश से बाहर है, हम वापस लेकर आएंगे। उन्होंने बोला था 15-15 लाख सबके खातों में आएंगे। उन्होंने बोला था मैं चौकीदार हूँ, और एक दिन बोले हम तो फकीर आदमी है जी, झोला लेकर चल पड़ेंगे। आज वर्तमान में डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिर चुकी है, 2014 से बुरे हालात में है, लेकिन लोग अब भी धर्म की लड़ाई में उलझे हुए हैं। मोदी जी ने वैसे तो हर देश का दौरा किया, लेकिन थोड़ा सा देश में रहकर भी देश के हालात देख लेते तो और बेहतर होता। मणिपुर जलता रहा, 258 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 60,000 लोग घर छोड़कर चले गए और हजारों लोग घायल हो गए। फार्मर प्रोटेस्ट 380 दिन, 1 साल से भी ज्यादा किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे। 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवा दी। फिर भी ये सरकार आज तक किसानों की मांग पूरी करने में नाकाम रही। सोचिए जरा, अगर आप न्यूज देखना बंद कर दे, टीवी ना देखें और सिर्फ ग्राउंड पर लोगों से मिले तो क्या लगेगा? देश सेफ है, जॉब्स मिल रही हैं, सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है, या फिर लोग खुश हैं? जवाब आपको खुद मिल जाएगा। टीवी पर शायद सब चंगासी, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है। तो चलिए आज आपको याद दिलाते कुछ ऐसे रियलिटी जो कि आप भूल गए होंगे या जिन्हें भुला दिया गया है। 2014 के बाद सबसे बड़े हमले जिन्होंने आम आदमी को हिला दिया और जवानों की जान गई। उड़ी हमला 2016, 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में इंडियन आर्मी के कैंप पर अटैक हुआ। ये हमला बहुत भयंकर हमलों में से एक माना जाता है। पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016 को पंजाब के एयरबेस पर आतंकवादी घुस गए, 7 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई और 20 लोग घायल हुए। गुरदासपुर हमला 27 जुलाई 2015 को पंजाब के एक पुलिस स्टेशन और बस पर एक अटैक हुआ, 4 पुलिस और 3 आम लोगों की मौत हो गई। अमरनाथ हमला 2017, 10 जुलाई को अनंतनाग में भक्तों से भरी बस पर आतंकवादियों ने फायर किए जिसमें 7 भक्तों की डेथ हो गई। पुलवामा अटैक 2019, 14 फरवरी 2019 को CRPF के एक कॉन्वे पर ब्लास्ट हुआ जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। पहलगाम हमला 2025, ये अटैक तो कुछ महीने पहले ही हुआ है। इतने सारे घातक हमलों के बीच एक याद दिलाना जरूरी है। मोदी जी का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उन्होंने खुद को नॉन बायोलॉजिकल बोला था। तो तब मुझे लगता है कि शायद परमात्मा ने स्वयं ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है। मतलब उनका कहना था कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है, वो इस दुनिया के नहीं है। तो फिर आप सबसे एक सीधा सवाल, अगर मोदी जी को परमात्मा ने भेजा है तो इतने बड़े बड़े हमले क्यों नहीं रोके गए जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए, आम लोगों की भी जान चली गई। एक तरफ PM कैमरे के सामने खड़े होकर बोलते हैं मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, और दूसरी तरफ एक देशभक्त जो कि बिना खाए प्रोटेस्ट करता है। सोनम वांगचुक लद्दाख के एक मशहूर इंजीनियर, इन्वेंटर और एजुकेशन रिफॉर्मर है। उनकी जिंदगी पर 3 इडियट्स का फुंगसू वांगडू बेस्ड था। उन्होंने क्लाइमेट चेंज के खतरे के खिलाफ लद्दाख की ठंड में भूख हड़ताल की
ताकि सरकार वहां के लोगों के हक में फैसला ले, लेकिन उनकी आवाज दिल्ली तक भी नहीं पहुंची। सरकार ने उनके साथ किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो सोचिए, सोनम वांगचुक जैसे जिम्मेदार नागरिक की भी आवाज दबा दी गई, तो उन बड़ी बड़ी बातों, फैसलों, स्लोगन्स और स्कीम्स की क्या वैल्यू रह गई, जो सिर्फ न्यूज और इलेक्शन के टाइम पर चमकाते हैं और बाद में या तो उन्हें दबा दिया जाता है या फिर झूठी उम्मीद बनकर रह जाते हैं। सो स्मार्ट सिटी का प्लान कहां गया? बुलेट ट्रेन सिर्फ पोस्टर तक, गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल, महाकुंभ भगदड़, हर साल में 2 करोड़ नौकरी, बाबा बागेश्वर धाम का वायरल शो। असली समस्याओं से ध्यान भटक गया। जो राम को लाए हैं, ये स्लोगन सिर्फ वोट लेने के लिए था। 3 साल तक आर्मी भर्ती बंद और फिर आई अग्निवीर योजना। नीट स्कैम, एसएससी स्कैम, फार्मर प्रोटेस्ट, रेसलर प्रोटेस्ट, टीवी में जगह नहीं मिली, सड़क पर मेडल जीतने वाले बैठे रहे, टोल, फ्यूल, बिजली, सब पर प्रोटेस्ट, पर सॉल्यूशन नहीं। दवा और किताबों पर भी जीएसटी, हेल्थ और एजुकेशन पर भी टैक्स, और सबसे बड़ी बात, सरकार कहती है एवरीथिंग इज फाइन, सब चंगासी, सब चंगा सी। लेकिन रियलिटी ये है, आज भी देश के युवा 12,000 की छोटी सी नौकरी के लिए भी लाइन में लगकर धक्के खा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, मोदी जी के भाषणों में माँ का जिक्र जरूर होता है, लेकिन माँ की ममता से माँ की जमीन तक सब कुछ वोट बैंक बनकर रह गया। एक तरफ माँ के चरणों में देश रखने की बात, और दूसरी तरफ उन्हीं माँओं के लाल सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। कहीं किसान का बेटा शहीद हो गया, और कहीं पेपर लीक की वजह से लड़के ने सुसाइड कर लिया, और फिर भी पीएम के भाषणों में तालियां बजती हैं और अंधभक्तों के कमेंट्स में बस जुमले घूमते हैं। लेकिन अब सवाल देश से है, क्या आप तालियों से वोट दोगे? क्या राम मंदिर के नाम पर वोट दोगे, या फिर रोटी और नौकरी के नाम पर वोट दोगे? ये देश अंधभक्तों का नहीं, बल्कि नागरिकों का है। और अगर नागरिक ने भी सोचना छोड़ दिया, कल किसी और का नंबर आएगा। फैसला आपका है और ये देश भी आपका है। और गद्दारी या ईमानदारी, तो कमेंट करके जरूर बताएं आप किसकी साइड हो। और अगर आप सच के साथ हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।